गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर से एक नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s टू 1947। इससे पहले हमने 1857 के रिवोल्ट को डिस्कस कर लिया था। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के अंदर हमने देखा कि दिस इज द फर्स्ट अटेम्प्ट विच इंडियन डिड इन द इंडियन हिस्ट्री टू गेट यू कैन से फ्रीडम। पहला अटेम्प्ट था, आप कह सकते हो, इंडियन हिस्ट्री के अंदर कि फर्स्ट टाइम इंडिया के जो पीपल थे उन्होंने देश को लिबरेट कराने, देश को फ्रीडम प्रोवाइड कराने के लिए प्रयास किया था। इसीलिए उसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम देते हैं। आज जो टाइम पीरियड है वो हम डिस्कस करेंगे 1870 से लेकर 1947 के टाइम पीरियड का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे किस प्रकार से इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंस अचीव करते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर जो है आने वाले टाइम में 10th स्टैंडर्ड के लिए भी बेनिफिशियल है। तो सी इट वेरी केयरफुली एंड लिसन इट वेरी केयरफुली। और इसके अंदर अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो उस चीज को ध्यान देना। ठीक है, इसलिए मैंने इसकी पीडीएफ से आपको पढ़ाना शुरू किया है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने क्या क्या देख लिया था, पहले हम उन सब चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि ब्रिटिश जो एम्पायर था किस प्रकार से उसने इंडिया के जो डिफरेंट किंगडम्स थे उनको टेक ओवर किया था। जो ब्रिटिश विक्ट्री थी अलग अलग, आप कह सकते हो, राजाओं के ऊपर, साथ ही साथ उन्होंने कितने किंगडम्स को अपने अंडर ले लिया था, इन सब चीजों को डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू लॉज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए। Then we have seen the changes in the lives of the peasants and tribals due to the Britishers. जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी, जो उन्होंने, आप कह सकते हो, डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे इंडिया में लॉन्च किए, तो उन पॉलिसीज के माध्यम से पीजेंट्स और ट्राइबल पीपल की जो लाइफ थी टोटली चेंज, वो टोटली चेंज हो चुकी थी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द एजुकेशनल चेंजेस इन द 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में किस प्रकार से एजुकेशनल सिस्टम में चेंज आया, मींस किस प्रकार से इंग्लिश एक मीडियम, आप कह सकते हो, इंस्ट्रक्शन का मीडियम बना। ठीक है, इन सब चीजों को डिस्कस किया। देन वी डिस्कस अबाउट द डिबेट्स रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ वीमेन, वीमेन की कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कास्ट सिस्टम आल्सो, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने रिवोल्ट 1857 को डिस्कस करने के बाद उसके बाद देखा किस प्रकार से 1857 के कॉन्सिक्वेंस जो है इंडिया को फेस करने पड़े। ठीक है, धीरे धीरे हमने इंडियन क्राफ्ट और इंडियन जो इंडस्ट्री की ग्रोथ है उन सब चीजों को डिस्कस किया। तो टोटली अगर हम बात करते हैं आज तक जो हमने डिस्कस किया, ये सारी चीजें डिस्कस की। सो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू हैव रेड अबाउट दीज इश्यूज, डू यू थिंक इंडियन वर डिसकंटेंटेड विद ब्रिटिश रूल? तो आपके माइंड में क्या ये इमेज नहीं जाती कि जो ब्रिटिश रूल हमारे इंडिया में था उससे हमारे इंडियन सिटीजन जो है वो डिससेटिस्फाइड थे? अगर आपके इमेज ये जाती है तो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेज डिससेटिस्फाइड, वो कैसे रहे, उन सब चीजों को हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब है राष्ट्रीय भावना। इसका मतलब है कि वो फीलिंग जिसके माध्यम से हमारे अंदर आप कह सकते हो फीलिंग क्रिएट होती है, एक फीलिंग का एमरजेंस होता है कि दैट कंट्री बिलोंग्स टू अस, दिस कंट्री इज आर्स, वी मस्ट लिबरेटेड इट फ्रॉम द ब्रिटिशर। ये सारी चीजें जो है वो हमारे, आप कह सकते हो, हमारे माइंड में आती है। तो इस तरीके से इस चैप्टर को हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारे इंडियन सिटीजन के अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट होती है। आप अगर इसका एक छोटा सा बेसिक अगर हम बात करना चाहें ना कि नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे क्रिएट हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एंटी कॉलोनियल मूवमेंट की वजह से इंडियन सिटीजन में नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हुई। ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो मूवमेंट चलाई गई उसकी वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट की गई। इस इन सब चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नाउ द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट लेड द पीपल टू आस्क अ क्रूशियल क्वेश्चन। मीन्स हमने ऊपर जो डेवलपमेंट डिस्कस किया, इन सब के सामने हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज दिस कंट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर whom इज इट मीन्ड। मीन्स ये देश इंडिया क्या है और ये किसके लिए है। ठीक है, द आंसर दैट ग्रेजुअली एमर्ज वाज इंडिया वाज द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द पीपल irrespective of class, color, caste, creed, language and gender।
मीन्स इंडिया जो देश है ना, वो इंडियन के लिए है। जो इंडियन सिटीजन यहाँ पर रहते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट, किसी भी कलर, किसी भी आप कह सकते हो लैंग्वेज को क्यों ना फॉलो करते हो, किसी भी रिलीजन को क्यों ना फॉलो करते हैं, जो यहाँ के सिटीजन है, इंडिया उन सब व्यक्तियों के लिए है। एंड द कंट्री, इट रिसोर्सेज एंड द सिस्टम, दे वर मींट ओनली फॉर दीज पीपल। ये सब इन व्यक्तियों के लिए पड़ा है। So with this answer came to the awareness that Britishers were exercising control over the resources of India and the lives of its people. And until this control was ended, India could not be for Indians. तो हमारे माइंड में केवल एक ही पिक्चर आती है यहाँ पर कि जब तक इंडिया के अंदर ब्रिटिश पावर अपना अपना कंट्रोल जो इन रिसोर्स के ऊपर से नहीं छोड़ते, हमारे इंडियन सिटीजन के ऊपर से नहीं छोड़ते, तब तक इंडिया केवल इनके हाथ में रहेगा। इंडिया वास्तव में इंडियन पीपल के लिए नहीं बनेगा, इंडियन के लिए नहीं होगा। तो ये हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है। And this consciousness began to be clearly stated that the political association formed after 1850, और केवल इसी कॉन्शियसनेस की वजह से 1850 के बाद जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी वो बनने लगी, स्पेशली दैट केम इनटू द बिंग ऑफ 1870s एंड 1880s। और खासकर हम बात किन की बात कर रहे हैं, जो 1870s एंड 1880s के दौरान में बनी। और इनका मेन उद्देश्य क्या था, इंडिया मस्ट बी लिबरेटेड, इंडिया मस्ट बी फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स। सो मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय द इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स। इनमें से अगर हम बात करते हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई गई, ये डिफरेंट इंग्लिश एजुकेटेड जो पीपल थे उनके द्वारा बनाई गई। एंड द मोर इंपोर्टेंट वंस वर द पूर्ण सार्वजनिक सभा, the Indian Association, the Madras Mahajan Sabha, the Bombay Presidency Association, and of course the Indian National Congress, which is right now an important political party in our India. So these are different organizations, these are different political associations which were emerged during the 1870s and 1880s, you can say before 1900, and these are important political association जिनकी वजह से हमारे इंडियन सिटीजन के अंदर कॉन्शियसनेस आई, दे वर अवेयर अबाउट द फैक्ट दैट ब्रिटिशर्स वर द आउटसाइडर एंड द कंट्री बिलोंग जस्ट ओनली द इंडियन पीपल, द इंडिजीनियस इंडियन पीपल। तो ये बात इन पॉलिटिकल जो आप कह सकते हो एसोसिएशन ने फैलाई, और इसके माध्यम से इन पॉलिटिकल एसोसिएशन ने क्या किया, प्रयास किया इंडिया को फ्री करने के लिए। नाउ लेट्स थिंक अबाउट, नोट द नेम, पूना सार्वजनिक सभा। द लिटरल मीनिंग ऑफ सार्वजनिक इज ऑफ, और यू कैन से फॉर द पीपल, सर्वा मीन्स ऑल, जनिक इट मीन्स द पीपल, मीन्स सभी व्यक्तियों के लिए। Though many of these associations functioned in a specific part of the country, their goal were stated as the goal of all people of India, not those of any one region, any one community, any one class. अब जितनी भी ये पॉलिटिकल एसोसिएशंस थी, ये इंडिया के अलग अलग एरिया में आप कह सकते हो कार्यरत थी, और इनका जो मेन गोल था वो इनका नहीं था, बल्कि इंडिया के हर एक व्यक्ति का जो गोल था, और वो गोल क्या था, इंडिया को फ्री कराना, वो गोल इनका था। So they work with the idea that people should be sovereign. Sovereign का मतलब क्या है, the capacity to act independently without any interference of the outsiders. This is called sovereign country. So they work with the idea that people should be sovereign, a modern consciousness and a key feature of the nationalism created. So in other words, they believe that Indian people should be empowered to take decisions regarding their affairs. मीन्स अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहते हैं कि इंडियन जो पीपल है, दे मस्ट बी empowered, दे मस्ट बी फ्री, कि वो अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल जो डिसीजंस है वो खुद ले सके, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव या कोई भी आप कह सकते हो बाहरी कोई भी इंटरफेरेंस ना हो उस आइडिया को लेकर। दैट आइडिया इज कॉल्ड सोवरेन आइडिया। उस आइडिया के लिए प्रयास किया गया, और ये प्रयास जो है, जितनी भी हमने एसोसिएशंस डिस्कस की है, पॉलिटिकल एसोसिएशंस, वो अलग अलग एरिया के अंदर इसके लिए प्रयासरत थी। नाउ द डिससेटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल intensified in the 1870s and 1880s.
अगर मैं बात करते हैं ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो अलग अलग जो व्यक्तियों का डिससेटिस्फेक्शन था वो इंटेंसिफाइड हो गया, उग्र हो गया, बहुत तेज हो गया। इस टाइम पीरियड में 1817 से लेकर 1880 तक। द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। 1878 के अंदर आर्म्स एक्ट पास किया गया। अब उस आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है हमें पता होना चाहिए। पहले तो आपके पास 1 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि आर्म्स एक्ट बना कब है, 1878 के अंदर। अब इसके अकॉर्डिंग क्या था, डिस अलाउइंग इंडियंस फ्रॉम पोजेसिंग आर्म्स। आर्म्स क्या होते हैं, हथियार, कि इंडियन पीपल के पास किसी भी प्रकार के हथियार नहीं हो सकते। सबसे पहले इस आर्म्स एक्ट के अनुसार यह काम किया गया। द सेम ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसका मतलब क्या है, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। सेम ईयर का मतलब है 1878 के अंदर। was also enacted in the effort to silence those who were critical to the government। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे, जो व्यक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी का विरोध करते थे, ताकि उन व्यक्तियों को साइलेंट किया जा सके। इसीलिए ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में इंप्लीमेंट किया गया, इनेक्टेड किया गया। तो इस तरीके से ये 1878 में दो एक्ट आ गए आपके। एक आर्म्स एक्ट था, क्योंकि 1857 की रिवोल्ट कौन सी रिवोल्ट थी, हथियारों से लड़ी हुई रिवोल्ट। ठीक है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या चाहती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि दोबारा से इस प्रकार का विद्रोह ना हो, इसलिए उन्होंने 1878 में आर्म्स एक्ट पास किया। इस आर्म्स एक्ट के अनुसार क्या था, जिन व्यक्तियों के पास गवर्नमेंट के द्वारा लाइसेंस प्रोवाइड होगा, केवल वो ही व्यक्ति आर्म्स रख सकते हैं, हथियार रख सकते हैं, वेपन्स रख सकते हैं, और किसी के पास नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आर्म्स एक्ट बनाया गया। सेम उसी टाइम पीरियड में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बनाया गया। इट मींस प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दी गई कि प्रेस केवल वो ही चीज पब्लिश कर सकती है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अलाउ करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये बन गया। So the act allowed the government to confiscate the asset of the newspapers, including their printing presses, if the newspaper published anything that was found objectionable। Means अगर गवर्नमेंट को अगर न्यूज़पेपर कोई भी ऐसी चीज जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होती है, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होगी, तो दैट मीन्स दिस इज ऑब्जेक्शनेबल। उस ऑब्जेक्शनेबल प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर में पब्लिश नहीं किया जा सकता। And in 1883, there was a furor over the attempt of by the government introduced by the इल्बर्ट बिल। 1833 के अंदर इल्बर्ट बिल पास किया गया। अब इल्बर्ट बिल पढ़ लेते हैं। अब आपके सामने ये 1 मार्क्स क्वेश्चन बन गया कि इल्बर्ट बिल कब पास हुआ, 1883 के अंदर। The bill provided for the trial of the British or European person by Indians and sought equality between British and Indian judges in the country। अब ये बिल क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है ट्रायल ऑफ द ब्रिटिश एंड यूरोपियन पर्सन बाय इंडियंस, कि इंडियन जो पीपल है, इंडियन, यहां पर बात चल रही है जजेस की, यहां पर बात चल रही है जजेस की। ठीक है, कि इक्वालिटी होनी चाहिए, ब्रिटिश चाहे यूरोपियन पर्सन है चाहे इंडियन पर्सन है, इक्वालिटी होनी चाहिए। बट व्हेन व्हाइट ऑपोजिशन फोर्स द गवर्नमेंट टू विथड्रॉ द बिल, इंडियन वर इनरेग्ड। अब देखिए इल्बर्ट बिल ने क्या कहा, इल्बर्ट बिल ने कहा कि चाहे जज इंडियन हो चाहे जज आपका ब्रिटिशर हो, डजंट मैटर, अगर कोई भी केस सामने आता है और वो केस चाहे यूरोपियन के खिलाफ है चाहे इंडियन के खिलाफ है, तो कोई भी जज सुन सकता है। चाहे उसकी हियरिंग आपका इंडियन जज करे, चाहे उसका की हियरिंग कौन करे, आप कह सकते हो ब्रिटिश गवर्नमेंट करे, ब्रिटिश जो जज है वो करे। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, आप कह सकते हो प्रोटेस्ट किया। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इस बिल को विड्रॉ कर ले। ठीक है, अब जब विड्रॉ करने की बात आई तो इंडियन पीपल भी गुस्सा होने लगे, मींस इंडियन पीपल ने भी प्रोटेस्ट किया। एंड द इवेंट हाईलाइटेड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश इन इंडिया। अब ये जो इवेंट है, अगर ये बिल वापस ले लिया जाता है, तो ये बिल क्या शो करेगा, ये बिल शो करेगा कि जो रेशियल एटीट्यूड है ब्रिटिश का वो सामने आएगा, कि उन्होंने ब्रिटिश पीपल के फेवर की बात की गई। ठीक है, now the need of all India organization of educated Indian had been felt since 1880, but the Ilbert Bill controversy depend this desire, sorry। तो उसने कहा कि अभी तक क्या प्रॉब्लम थी, अभी तक थी कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जो कि जिसके अंदर एजुकेटेड इंडियन पीपल शामिल होने चाहिए। ठीक है, और ये जो कंट्रोवर्सी थी इल्बर्ट बिल की, इसने इस डिजायर को और ज्यादा डीप कर दिया।
So the Indian National Congress was established when 72 delegates from all over the country met at Bombay in December 1885. दिसंबर 1885 को बॉम्बे के अंदर 72 डेलीगेट्स मींस ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को का फेवर करने वाले जो व्यक्ति थे वो 78 डेलीगेट्स जो थे वो बॉम्बे में दिसंबर 1885 में मिलते हैं एंड द अर्ली लीडरशिप बाय दादा भाई नारोजी, ठीक है। इसके अलावा फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन एहतियाबजी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर and among others was largely from the Bombay and Calcutta. Naroji, a businessman and a publicist. अगर मैं published की बात करता हूं, someone who publicize an idea by circulating the information, writing reports, speaking at meetings, वो publicist कहलाते हैं। तो अगर मैं दादा भाई नारोजी की बात करता हूं, a businessman और publicist थे, he settled in London and for a time of member of British Parliament guided the younger nationalist. उन्होंने क्या किया, जो younger nationalist थे उनको guide किया। A retired British official A.O. Hume, he also played a part of bringing Indian from the various region together. इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मींस A.O. Hume जो कि एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर थे, उन्होंने क्या किया, इसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मींस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 1885 के अंदर नेशनल कांग्रेस जो है वो बनती है, जिसको आज हम इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम देते हैं, जो कि आज हमारे इंडिया में एक मेन पॉलिटिकल पार्टी के रूप में काम कार्यरत है। ठीक है, आप देख सकते हो एक सोर्स हु डिड द कांग्रेस सीक टू स्पीक फॉर, ठीक है, ये आप कह सकते हो ये एक तरीके से फर्स्ट आप देख सकते हो कि एक सोर्स है जो दिखाता है कि किस प्रकार से इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर डिस्कस किया गया। और ये पिक्चर जो है दादा भाई नारोजी की पिक्चर है, ठीक है, इस पर्सन इज दादा भाई नारोजी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अ नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अ नेशन इन द मेकिंग। ठीक है, किस प्रकार से हमारे इंडियन नेशन का एमरजेंस होता है उसके बारे में देखते हैं। इट हैज ऑफन बीन सेड दैट द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years was moderate in its objective and methods. It has been often said, ये आमतौर पर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, द कांग्रेस इन द फर्स्ट 20 years, पहले 20 साल तक कांग्रेस क्या थी, मॉडरेट थी। किसके प्रति, अपने ऑब्जेक्टिव के प्रति, अपने मेथड्स के प्रति, मींस उदारवादी तरीके से वो काम करती थी। ठीक है, एक मॉडरेट मैनर से वो काम करती थी। ड्यूरिंग दिस पीरियड इट डिमांडेड अ ग्रेटर वॉइस फॉर इंडियन इन द गवर्नमेंट एंड इन द एडमिनिस्ट्रेशन। शुरुआती दौर में उसने क्या किया, इस टाइम पीरियड के दौरान में उसने क्या किया, उसने हाईलाइट किया गवर्नमेंट के सामने या एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कि इंडियन की क्या डिमांड है। It wanted our legislative council to be made more representative, given more power and introduced in the provinces where none existed. अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसने कहा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल होनी चाहिए और उस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर मोर इंडियन मेंबर्स इंक्लूड होने चाहिए, जिससे उसको उनको और अधिक पावर मिले। साथ ही साथ वो चाहते थे कि स्टेट के अंदर भी डिफरेंट जो प्रोविंसेस है उनके अंदर भी किसी न किसी प्रकार की ऐसी ही लेजिस्लेटिव काउंसिल बननी चाहिए जो अभी तक नहीं बनी। इट डिमांडेड दैट इंडियंस बी प्लेस्ड इन हाई पोजीशंस इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट डिमांड क्या थी कि इंडियन जो है उनकी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर एक पोजीशन होनी चाहिए, हाई पोजीशन मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके रैंक एक डिसाइड रैंक था कि केवल इंडियन पीपल इतने ही रैंक तक जा सकते हैं, इसके आगे नहीं जा सकते। For this purpose, it called for the civil service examination to be held in India as well, not just in London. अब हायर पोजीशन अचीव करने के लिए कोई आईएएस ऑफिसर मीन सिविल सर्विस का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। ये टेस्ट हमेशा केवल इंग्लैंड में, लंदन में हुआ करता था। उन्होंने कहा कि ये टेस्ट इंडिया में भी होना चाहिए ताकि सिविल सर्वेंट के एग्जामिनेशन यहाँ पर हो और यहाँ के व्यक्तियों को भी मौका मिले ऊपर जाने का, मीन्स आप कह सकते हो हायर पोस्ट अचीव करने का। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस प्रकार से डिमांड रखी, एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, नंबर ऑफ जो मेंबर्स है इंक्रीज हो, साथ ही साथ सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात की। द डिमांड फॉर द इंडियनाइजेशन of the administration was a part of a movement against racism, since most of the important jobs at that time were monopolized. Monopolized का मतलब है केवल एक अधिकार था, मीन्स केवल मोनोपोली थी
इंडियन पीपल की। हाई जॉब पे केवल, हाई रैंक के ऊपर केवल ब्रिटिश गवर्नमेंट जा सकती है, इंडियन पीपल नहीं जा सकते। तो इस मोनोपोली को खत्म करने के लिए, ठीक है, लगातार इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रयास कर रही थी, इंडियन सॉरी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रयास कर रही थी। Since British officers were sending a major part of their large salaries home, Indianization, it was hoped, would also reduce the drain of wealth to England. अब इसने एक बात और कही है, अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑफिसर इंग्लैंड से यहां पर बुलाया जाएगा तो वो महंगा होगा, ठीक है, एक चीज, ठीक है। अगर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको यहां पर रैंक प्रोवाइड करते इंडियन पर्सन को तो वो सस्ते दाम पे होगी। एक चीज तो ये थी, बट उन्होंने कहा कि क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर जो भी है वो मैक्सिमम पार्ट अपनी सैलरी का कहां पर भेजता है, इंग्लैंड भेजता है। इट मीन हमारी इंडियन वेल्थ कहां पर जा रही है, इंग्लैंड में जा रही है। इसलिए उस वेल्थ को क्या बोला गया, द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है, उसे क्या बोला गया, द ड्रेन ऑफ वेल्थ। और ये दादा भाई नारोजी के द्वारा बोला गया था। अदर डिमांड्स इंक्लूडेड द सेपरेशन ऑफ द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव्स। अदर जो डिमांड थी वो क्या थी, जुडिशरी को सेपरेट करना, किससे, एग्जीक्यूटिव से। एंड द रिपील, रिपील का मतलब है टू अनडू लॉ, टू बी ऑफिशियली एंड द वैलिडिटी ऑफ समथिंग सच एज लॉ। द आर्म्स एक्ट, आर्म्स एक्ट को खत्म करना, और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मस्ट बी देयर, मींस वर्नाकुलर प्रेस को भी खत्म करना। इसके लिए रिपील की गई इसको कि ये जो एक्ट बनाए गए हैं दे मस्ट बी फिनिश, दे मस्ट बी ओवर, उन्हें खत्म कर देना चाहिए, ठीक है। 1878 के अंदर बना था ना आर्म्स एक्ट, जहां पर आर्म्स हर एक व्यक्ति को अलाउ नहीं था। सेकंड थिंग वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इन सब चीजों की डिमांड की गई। द अर्ली कांग्रेस आल्सो रेज अ नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज आल्सो। It declared that British rule had led to poverty and famines, increased in the land revenue, had impoverished the peasants and zamindars, and exports of grains to Europe had created a food shortage. अब उन्होंने क्या कहा, शुरुआती दौर में इकोनॉमिकल इश्यूज को सामने पेश किया गया कि ब्रिटिश रूल लगातार पुअर्टी को बढ़ावा दे रहा है, और जो ये फेमाइन आता है, और फेमाइन के साथ साथ आप रिवेन्यू भी बढ़ाते जा रहे हो, इससे पीजेंट्स के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता जा रहा है। हमारे इंडिया के अंदर फूड शॉर्टेज क्रिएट होती जा रही है। तो इस चीज को भी कांग्रेस ने हाईलाइट किया। द कांग्रेस डिमांडेड द रिडक्शन ऑफ द रिवेन्यू, रिवेन्यू को रिड्यूस किया जाए, मिलिट्री एक्सपेंडिचर इसको कम किया जाए, और जो इरिगेशन के ऊपर जो फंड्स हैं अधिक इरिगेशन के ऊपर पैसा लगाया जाए। इट पास्ड मैनी रेगुलेशन ऑन चार्ल टैक्स, treatment of Indian laborers abroad, and the suffering of the forest dwellers caused by an interfering forest administration। ये सारी चीजें जो है वो ब्रिटिश सॉरी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा हाईलाइट की गई। All this shows that despite being a body of educated elite, the Congress did not talk only on the behalf of the professional groups, जमींदार and industrialist। इन सब चीजों से हमें क्या लगता है कि आईएनसी एक एजुकेटेड ग्रुप था, पर इसने कभी भी ऐसा काम नहीं किया कि उसने जो इलिटरेट पर्सन है उनके बारे में बात नहीं की। इसने हर एक वर्ग को डिस्कस किया, हर एक वर्ग के बारे में जो भी उनके मुद्दे थे उनको हाईलाइट किया। द मॉडरेट लीडर वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अमंग द अनजस्ट नेचर ऑफ द ब्रिटिश लॉ। अब जो मॉडरेट लीडर्स थे उनका क्या मानना था, उनका मानना था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो अनजस्ट नेचर है ब्रिटिश रूल का, इसके प्रति भी हमारे इंडियन पीपल में अवेयरनेस होनी चाहिए। So they published newspapers, wrote different articles, and they showed how British rule was leading to the economic ruin of the country। जहां पर उन्होंने क्या हाईलाइट किया कि किस प्रकार से ब्रिटिश पॉलिसीज क्या कर रही है, हमारे ब्रिटिश पॉलिसीज हमारे इंडिया के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस क्रिएट कर रही है। मीन्स अब तक हमें ब्रिटिश पॉलिसीज के बारे में तो पता था, पर हमें इतना नहीं पता था कि ब्रिटिश पॉलिसी जो है उनकी वजह से हमारे देश में इकोनॉमिकल क्राइसिस आ रहा है। तो उस इकोनॉमिकल र्यून के बारे में, इकोनॉमिकल मैनर से जो हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं, इनके बारे में न्यूज़पेपर के अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स के माध्यम से अवेयरनेस को स्प्रेड किया गया। They criticized British rule in their speeches and sent representative to different part of the country to mobilize public opinion, ताकि पब्लिक ओपिनियन को वो इकट्ठा कर सके। इसीलिए उन्होंने अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव को अलग अलग पार्ट में भेजा, ठीक है। दे फेल्ट दैट ब्रिटिश हैड रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। जो ब्रिटिश है उनको फ्रीडम और जस्टिस के ये जो आदर्श है, आइडियल्स है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड्स ऑफ द इंडियन। ऐसा नहीं है कि केवल वो इंडियन की डिमांड को एक्सेप्ट करने की बात करें, उनको फ्रीडम की बात भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी वो पूरी हो पाएगी।
And what was necessary was to express these demand and make the government aware about the feeling of the Indian. और आवश्यक सबसे बड़ी क्या थी? जो डिमांड एक्सप्रेस की जा रही है, गवर्नमेंट को उनके प्रति अवेयर होना पड़ेगा, उनको इंडियन पीपल की फीलिंग को समझना पड़ेगा। ये डिमांड रियल में वास्तव में ये थी। ठीक है? अब हमारे सामने आता है एक इंपॉर्टेंट स्लोगन, फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, फाइंड आउट करके बताना कि ये किन्होंने बोला था। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूंगा। ठीक है, कल बच्चे फाइंड आउट करके बताएंगे कि ये किसने बोला था। ठीक है, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में केवल इतना ही। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।